एक मिनट में बात कहते हैं फिर शुरू करते हैं। ये जब भी कोई काम होता है ना जो तुरंत ख़त्म नहीं हो पाता, जिसको करने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे समय ढेर सारा लग रहा होता है। आप शुरू तो कई दफ़ा कर देते हैं मोटिवेशन की वजह से कि ठीक है, कहीं पे कुछ क्वेश्चन फंस गए तो मतलब मोटिवेट हो गया मैं कि अरे हाँ, आरबीआई वाले मॉक में दिसंबर से 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो मेरा मन किया चलो भाई नवंबर का भी बना देते हैं। लेकिन शुरू करने के बाद जो मतलब ऐसा लगता है ना, अरे अब अभी करने का मन नहीं कर रहा है, बाद में कर लेंगे, ऐसे विचार आने लगते हैं कि यार थक गया हूँ मैं, अभी कुछ और काम करूँगा मैं। लेकिन फिर मैं मन बोलता है यार भाई दोबारा जो जो बाद के काम होते हैं ना वो ज़िंदगी में नहीं हो पाते हैं जल्दी से। जो करना है कर डालो, अगर नहीं करना है तो मत करो, बाद में नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, ऐसे करके मेरे मन में विचार आने लगते हैं। तो इन ऐसा इस मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि रख दो, बाद में करते हैं। बट मेरा जो पॉजिटिव साइड है वो बोला कर डालो यार, शुरू किया है तो कर डालो। तो फिर अपन कर डालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है। ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक हमको लगता है क्योंकि याद नहीं हो पाता है इसमें, और ढेर सारा सब एक जैसी चीज़ें लगती हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। 17th मैन एशिया कप 2025, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान टू विन द एशिया कप फॉर 9th टाइम। एशिया कप काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इंडिया ने ना ट्रॉफी रिसीव नहीं करी थी डायरेक्टली, है ना। तो इसमें बस देख लेते हैं हम लोग कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान को हरा दिया, 1 पॉइंट ये हो गया। और इंडिया ने 9th टाइम ये जीता है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, 9th टाइम। ओके, इसमें ये भी देख लो कि मतलब किस किस को कौन कौन से चीज़ से सम्मानित किया गया है। तो प्लेयर ऑफ द मैच एशिया कप में तिलक वर्मा थे, और गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। और उसके बॉलिंग में देख लो कि मोस्ट विकेट जो है कुलदीप यादव ने लिए, और मोस्ट सिक्सेस अभिषेक शर्मा। मतलब ज़्यादा नहीं याद करो, बस दो चीज़ें याद रखो, जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए कुलदीप यादव ने लिए, और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। बस इतना याद रखो, 3 चीज़ें। थोड़ा सा डीप कुछ चीज़ें और कई दफ़ा पूछी जाती हैं। तो इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये 17th एडिशन था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। द टूर्नामेंट कंप्राइज, और ये यूएई में हुआ था। यूएई तो मतलब कॉमन सा होता है, अक्सर वहीं पे करवाया जाता है। पॉइंट टू टीच, इसमें मैंने क्या क्यों लिखा हुआ है, इंडिया अनाउंसेस 16 मेंबर स्क्वाड फॉर वीमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। तो वीमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के बारे में ये है। तो अभी मैं तुमको नोट से करवा दे रहा हूँ सीधा। ये जो फर्स्ट ब्लाइंड वीमेन T20 वर्ल्ड कप है 2025 में खेला गया, और इसमें 6 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। भारत ने इसमें नेपाल को हराया 7 विकेट से। ठीक है, फाइनल कहाँ खेला गया, कोलंबो, एंड ओपनिंग मैच न्यू दिल्ली। तो फाइनल मैच कहाँ खेला गया, कोलंबो में खेला गया। ओपनिंग मैच कहाँ खेला गया, न्यू दिल्ली में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, फुला सारेन, ये वाइस कैप्टन है इंडिया की टीम के। और देन दीपिका टीसी, कैप्टन ऑफ इंडियाज़ ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट टीम। इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है कि हमें क्रिकेट कैप्टन का नाम तो पता ही होना चाहिए कम से कम। तो दीपिका टीसी इनका नाम है, कैप्टन ऑफ इंडियाज़ ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट टीम। और हेडक्वार्टर्ड इन लंदन, द ब्लाइंड वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो है वो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो मेरे हिसाब से अगर वीमेन T20 वर्ल्ड कप से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसमें से बन जाना चाहिए। हालांकि इसमें मैस्कट और वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखता हूँ मैं उसको किसी दूसरे मंथ मैं करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना भी यूज़फुल है कि इंडिया ने नेपाल को हराया, और इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। और एशिया कप में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 8 टीमों ने। ये डूरंड कप काफ़ी यूज़फुल रहता है, इम्पॉर्टेंट है। देन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC बीट्स डायमंड हार्बर FC टू विन डूरंड कप। तो डूरंड कप में नॉर्थ ईस्ट ने यूनाइटेड ने किसको हराया है, डायमंड हार्बर को हराया है। अब वो लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वो डायमंड हार्बर की जगह मोहन बागान कर देंगे, क्योंकि वो भी बंगाल का ही है। तो अपन गड़बड़ वहाँ कर देंगे। तो डायमंड हार्बर है, याद रखना। कौन सा कप है ये, डूरंड कप है।
इंडिया ने चौथा मैन एशिया एशिया कप हॉकी में साउथ कोरिया को हरा करके जीता है। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली जो है ये राजगीर में खेला गया था। मैं यही देख रहा था कि राजगीर वाला ही है कि नहीं है। तो इंडिया ने साउथ कोरिया को हॉकी वाले गेम में मैन एशिया कप में साउथ कोरिया को हराया है। ये गेम जो है राजगीर में खेला गया था। मैन एशिया कप में जीता है, लेकिन इंडिया फिनिशेस रनर अप इन वीमेन हॉकी एशिया कप। और लेकिन वीमेन में चाइना ने जीता है और इंडिया ने जो है रनर अप रहा, रैंक 2 पे रहा है बेसिकली। और जो वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2026 का, वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये यूएस ओपन वगैरह यूज़फुल रहता है। कार्लोस अल्करेज ने जेनिक सिनर को हराया है यूएस ओपन में। ठीक है, देखो ये यूएस ओपन की बात हो रही है और यूएस ओपन में अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया है। इसमें बाकी और भी गेम्स होते हैं, सारे अगर एक साथ बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ। इच्छा हो तो नोट कर लेना, नहीं तो स्नैपशॉट ले लेना, किसी तरीके से सेव कर लेना और वहाँ से रीड कर लेना। ठीक है, ये प्रॉपर हिस्ट्री कवर करते हुए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन के ऊपर फर्स्ट ऑफ 4 ये सबसे पहला गेम होता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नोवाक जोकोविच जो है सबसे ज़्यादा जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और इसका निकनेम है द हैप्पी स्लैम। और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में विनर कौन है? ये 2025 का ही तो है, सिनर और मेडिसन कीज। ये मेडिसन कीज का फर्स्ट एवर ग्रैंड स्लैम है। ये इसमें एडिशनल जानकारी मैं बता दे रहा हूँ 2025 का, तो इसमें से आप बस देख लो, आप नोट कर लेना ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। यूएस ओपन बस यहाँ से पढ़ा दे रहे हैं। यूएस ओपन जो है कार्लोस अल्कारेज जीता, जेनिक सिनर को हराया। ठीक है, और यहाँ पर देख लो आप, टेनिस ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाएगा। पॉज करके देख लेना, ठीक है इसको, क्योंकि मैंने इसमें हिस्ट्री भी कवर करी है और कई दफ़ा जो है काम आ जाती है। अगर आप डिफेंस के पेपर देते हो, कई दफ़ा वो लोग डीप जा कर के पूछ लेते हैं वो लोग। विंबलडन जो है सबसे पुराना गेम है। ठीक है, विंबलडन इज़ द ओल्डेस्ट, और ये 2025 का है, जिसमें आप डिफरेंट जो भी विनर्स हैं वो देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जेनिक सिनर जो है विनर है, और वीमेन सिंगल्स में मेडिसन कीज विनर है। देन फ्रेंच ओपन में कौन है? कार्लोस अल्करेज, फ्रेंच ओपन, और जेनिक सिनर इसमें हार गया। कोई बात नहीं, और फ्रेंच ओपन की जो विनर है, लेडी विनर, वो है कोको गॉफ। तो आप इसको जो है प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, सब एक साथ बता दूंगा तो याद नहीं हो पाएगा। अननेसेसरी जो भी एक्स्ट्रा जानकारी लगे वो मत लिखना, ठीक है? जो याद कर सको वही लिखना। बस मैंने हिस्ट्री कवर कर दी, क्योंकि कई दफ़ा एग्ज़ाम से पूछ ली जाती, तो एक बार जो है डीप जा कर के पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ। अगला देखो, इंडिया बीट स्विट्जरलैंड इन वर्ल्ड ग्रुप 1 क्वालिफाई फॉर द डेविस कप क्वालिफायर्स। इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया है? इसकी वजह से तो हाईलाइट नहीं किया था मैंने, इसको मैंने शायद से डेविस कप की वजह से हाईलाइट किया है। ये क्या है मेरी जेब में? टॉफ़ी, जिसको खानी है आ जाना। ये आज समझने वाली बात है कि एक टॉपिक ये पूछा जाता है कई दफ़ा कुछ एग्ज़ाम्स में, कौन सा स्पोर्ट्स ट्रॉफी किस गेम से बिलोंग करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेविस कप जो है टेनिस को बिलोंग करता है। ठीक है, बस इसलिए हाईलाइट किया। इंडियन जीएम वैशाली विंस फीडे ग्रांड स्विस।
तो इंडिया के जो ग्रांड मास्टर हैं वैशाली, रमेश बाबू, ये दोनों भाई बहन मचाए हुए रहते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अगेंस्ट फॉर्मर वीमेन वर्ल्ड कप चैम्पियन। ठीक है, तो बस क्या याद रखना है कि विंस फीडे ग्रांड स्विस। मैं केरल में गया था ना, तो वहाँ पे बच्चों के अंदर बड़ा वो है, सब लोग पेरेंट्स बच्चों को ला ला के दे देते हैं, बुक ला करके दे देते हैं कि इसी से सीखो, है ना। एक लड़का तो अकेले ही खेलता था बुक से देख देख करके। रेनिंग फीडे वीमेन वर्ल्ड कप चैंपियन ग्रांड मास्टर। फीडे वीमेन वर्ल्ड कप चैंपियन जो हैं वो हैं दिव्या देशमुख, ये चर्चा में थी, इनका नाम पता होना चाहिए। फीडे वीमेन वर्ल्ड कप चैंपियन दिव्या देशमुख, ठीक है। और इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि मरियम फातिमा जो हैं बिहार की पहली, बिकमिंग द स्टेट्स फर्स्ट वीमेन फीडे मास्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, उनका नाम है मरियम फातिमा। अच्छा, ये वाला मुझे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों लगा? ये वाला करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट लगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई, ये शायद से टोक्यो में हुई थी, ठीक है, टोक्यो में हुई। इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया वॉन 0 मेडल, ठीक है। अब ये बुरी बात है कि 0 मेडल जीता, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, कुछ और चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्या चीज़ है इसमें कि इवन दो हम 0 मेडल जीते हैं, हमारे कुछ अच्छे स्टार प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत बुरा नहीं खेला है, कई दफ़ा रह जाता है यार काम कर, कितना भी कोशिश कर लो। तो सचिन यादव का जो है नाम इसमें लिया गया कि 4th प्लेस में आया वो मैन जेवलिन थ्रो में, ठीक है। नीरज चोपड़ा 8वें प्लेस में आए। वैसे तो वो ओलंपिक विनर है, लेकिन 8वें प्लेस में आए। तो इससे क्या पता चलता है कि परफॉर्मेंस होती है वो ऑब्वियसली वेरी करती रहती है, ठीक है। एवरी सेकंड सुगोई मास्कट, ओके। ठीक है, कई दफ़ा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया ने कुल कितना कंटिजेंट मेंबर भेजा था। तो इसमें जो एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ना, एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, इसमें इंडिया ने 19 मेंबर की टीम भेजी थी, जो 15 इवेंट्स में पार्टिसिपेट की थी। हालांकि हम 0 मेडल जीते, कोई बात नहीं, वी विल इम्प्रूव अपॉन दिस। सचिन यादव का नाम याद रखना कि वो जेवलिन से गेम जीता है, मतलब 4th रैंक पे है। ऑस्कर पियास्ट्री, इसका नाम इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे कि ऑस्कर पियास्ट्री वॉन डच का ग्रांड प्रिक्स जीता है ऑस्कर पियास्ट्रिस। देन इटालियन ग्रांड प्रिक्स, इटालियन मैक्स वर्स्टेपन ने इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। चूँकि बहुत सारे होते रहते हैं इसलिए ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते नहीं हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, इंडिया फिनिशेस विद 4 मेडल्स। इंडिया रैप्ड अप दियर कैंपेन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 इन लिवरपूल विद 4 मेडल्स। इसमें इम्पॉर्टेंट मुझे क्या लगा कि कई दफ़ा आप भूल जाएंगे कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ, लिवरपूल में हुआ, आप भूल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये याद रखिए कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की बात की जाए, बॉक्सिंग की बात की जाए, तो जैस्मिन लंबोरिया का नाम पता होना चाहिए कि 57 किलोग्राम से खेलती हैं ये। मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम से खेलती हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैरी कॉम ने लंबे अरसे तक जो है मेडल जीते हैं, अपना देश का नाम रोशन किया है। अब मैरी कॉम थोड़ा एज हो गई उनकी, तो उनके बाद जो नए लोग आ रहे हैं ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें ये हैं जैस्मिन लंबोरिया। 57 किलोग्राम, मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम, ठीक है। तो बस ये इसमें इंपॉर्टेंट लगा मुझे। चिकिथा तनिपार्थी क्लिंचेस इंडियाज मेडल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन कंपाउंड कैटेगरी वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। रहने दो इसको भाई। ये जो शूटिंग चैम्पियनशिप हुई, ये ताशकंद शूटिंग चैम्पियन श्यामकंद कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। अब क्योंकि गेम्स में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो जाता है। इंडिया अंकुर मित्तल प्रोड्यूस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनल डे क्लिंच गोल्ड मेडल मेंस डबल अंकुर मित्तल शूटिंग चैम्पियनशिप कहाँ हुई? कजाकिस्तान में। काजल 2 क्लिंचेस गोल्ड वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। लिस्ट ऑफ इंडियन मेडलिस्ट इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। अब आते हैं वापस। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट सा लगता है, लेकिन सब कुछ तो पेपर में आएगा नहीं। तो हमें छांटना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमको ये लगा कि मध्य प्रदेश जो है
टॉप्स द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। मध्य प्रदेश फिनिश्ड टॉपर, वॉन द टीम चैंपियनशिप टू फिनिश ऑन देन ओके खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। ठीक है, तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखना खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है यानी त्यौहार है, उसमें जो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, ये एक पॉइंट हो गया। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गई, तो मैंने उसको दूर किया कन्फ्यूज़न को। फिर जो गेम होते हैं जिनका नाम है खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 पाँचवा एडिशन, सॉरी वाटर गेम नहीं, विंटर गेम्स है ये, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये 2025 में पाँचवा एडिशन गुलमर्ग में आयोजित किया गया। देन इनका मैस्कट जो था वो स्नो लायन था। ठीक है, स्नो लेपर्ड, सॉरी स्नो लेपर्ड। और 24 इवेंट्स एंड टॉप आर्मी, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आर्मी ने टॉप किया और वाटर फेस्ट में मध्य प्रदेश ने टॉप किया। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। देन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन श्रीनगर फ्रॉम दिस दैट इंक्लूड सिल्वर एंड द 5 सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, साई, ठीक, बस इतना ही था, यही दो चीज़ें थी। मैंने यहाँ पर जो है विंटर गेम्स को ऐड कर दिया। विंटर गेम्स में आर्मी ने टॉप किया है और वाटर फेस्ट में एमपी ने टॉप किया। एमपी है ना, ओके, एमपी फर्स्ट, उसके बाद उड़ीसा सेकंड, केरला थर्ड। केरला वो राज्य है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दी। और ये वुशु चैम्पियनशिप जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, कुछ नयापन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको कवर किया कि इंडिया शाइन्स एट 17th वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप इन ब्राज़ील। ओके, ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है 3 सिल्वर जीते, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक और चीज़ इसमें लगी मुझे नई, वो ये पिकल बॉल वर्ल्ड कप खेला गया यूएस में, शेड्यूल टू टेक प्लेस इन फ्लोरिडा। इंडिया इसमें पहली बार अपना कोई जो है कंटिजेंट भेज रहा है। पिकल बॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया? फ्लोरिडा में, यूएस में। अब आते रीजनल न्यूज़ में, बहुत ही ड्रीडफुल रहता है मेरे लिए स्पोर्ट्स रीड करना। अब देखो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। जब कभी वंदे भारत ट्रेन में बैठोगे ना, पहुँचा तो देती है आपको गंतव्य तक, लेकिन बैठने में बहुत परेशानी होती है मुझे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि पैसे बहुत लेते हैं और बैठ के जाना पड़ता है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन जोगबानी एंड दानापुर, डायरेक्टली बेनिफिटिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए जो स्लीपर ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक जो है चलने वाली है। रुको मैं बता देता हूँ अभी। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है ना, ये कहाँ से कहाँ के बीच में रन कर रही है। वैसे अपन को तो पता है कि पेपर में आया तो कैसे कैसे करना है। ये वेस्ट बंगाल और असम के बीच में चल रही है, लेकिन कई दफ़ा ये लोग एग्जैक्ट स्टेशन पूछते हैं। ठीक है, तो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलेगी। जो कामाख्या मंदिर है उधर का जो ट्रैवल रहता है वो इससे कवर किया जाएगा। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ कहाँ के बीच चलेगी? हावड़ा, गुवाहाटी। ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम के बीच में। देन मैंने इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, कई दफ़ा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इतना चर्चा में रहती, तो हम इसका ये भूल जाते हैं कि ट्रेन है कैसी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और 180 किलोमीटर की रेंज में चलने के लिए बनाई गई है। ये ज़्यादातर ये चलती 120-130 में। ये वो वाली स्कीम है जो चर्चा में बहुत आई थी, जिसके तहत मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे। अपने काम की नहीं है फ़िलहाल। अब ये भी अपने काम का नहीं है, पंजाब स्पेसिफिक है, नहीं आएगा पेपर में हमारे। राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू इशू गाइडलाइंस ऑन स्ट्रे डॉग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। तमिलनाडु सेमी डिज़ाइन प्रमोशन स्कीम, स्टेट बजट प्रमोट दिस दैट मिशन शक्ति 5.0 aims to enhance women's safety, dignity, self-reliance and reception 2020। शक्त नारी समृद्ध प्रदेश। देखो, यूपी जो है वो केंद्र सरकार के नक्शे कदम पे चलता है। इन्होंने अपना नारा क्या बनाया है? शक्ति 5.0 लॉन्च किया योगी जी ने। इन्होंने अपना नारा बनाया सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश।
ये क्वेश्चन मेरे किसी पेपर में आया था कि मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है सशक्त नारी समृद्ध परिवार, ऐसे करके कुछ है। मोदी जी ने लॉन्च किया था, वो धार से लॉन्च किया था, धार एमपी में एक जगह है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला कौन सा मेमोरेबल पॉइंट्स देखते हैं। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। हम लोगों ने ये रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पढ़ लिया था कि एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एजुकेट गर्ल्स दिस साहाइना अली। देन इंडिया रैंक्ड 115 अमंग 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब देखो मैं मतलब ये चाहता हूँ कि पीस इंडेक्स आप यहाँ पढ़ रहे हो नवंबर में, तो पीस इंडेक्स के ऊपर हेडिंग डालो इंडेक्स, उसमें लिखो पीस इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या है, 115 है 163 देशों में, 2025 का जो पीस इंडेक्स है। उसमें ये भी लिखो कि पीस इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी पब्लिश करता है पीस इंडेक्स, जिसमें हमारी रैंक 115 है। ओके, देन हेडक्वार्टर इसका जो है सिडनी वगैरह में इतना नहीं पूछता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हमारा स्कोर कितना है पीस इंडेक्स में। तो हमारा स्कोर है 2.2229, ठीक है, इतना है हमारा स्कोर। ओके, देन इंडिया रैंक्स हायर देन बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, बस इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए कि हमारी रैंक 115 है और हमारा स्कोर 2.2229 है। ठीक, आगे बढ़ो। NIRF रैंकिंग हम लोगों ने रीड कर ली थी, इसके 5 पैरामीटर थे, कम से कम 5 ना सही तो 2 तो याद होने ही चाहिए। परसेप्शन उनमें से एक पैरामीटर था 5वें नंबर पे। ठीक, IIT मद्रास टॉप किया है, हम लोगों ने कर लिया। युद्ध कौशल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, अब ये थोड़ा सा नया है, पता होना चाहिए। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जो है कहाँ है, गगनजीत भुल्लर जो है इसने जीता है इसको। तो गोल्फ का नाम आता है, भुल्लर का ही नाम लिखोगे, ठीक है, फेमस है वो काफ़ी। ठीक है, ओके, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए, उर्जित पटेल, हम लोगों ने कर लिया है इसको। फुल्ली डिजिटल फुल स्टेट इंडिया डिक्लेयर, देखो केरला को फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया और इसने एक्सट्रीम पॉवर्टी भी एलिमिनेट कर दी है। आदिवाणी हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, ट्राइबल लैंग्वेज को जो है AI ट्रांसलेशन जो है, हम किस फ्रेमवर्क के अंदर AI ट्रांसलेशन अवेलेबल करवा रहे हैं ट्राइबल लैंग्वेजेस का, उसका नाम है आदिवाणी। ओके, आगे बढ़ो। इंडिया का जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है 2021 से 23 के बीच में, SRS मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन स्टेट, क्या होता है SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो MMR है ना 88 बताया इन्होंने 2021 से 23 के बीच में। इससे पहले जब मैंने पढ़ा था तो 97 पढ़ा था, और तब उस समय खुशी की बात थी कि पहली बार 100 के नीचे आया है MMR। अभी 88 आ गया है, और किस रेंज किस पीरियड के लिए है ये, 2021 से 23 पीरियड के लिए। ठीक है, ओके, देन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि अनयूजुअल है। INS अरावली जो है कमीशनड बाय द इंडियन नेवी, कहाँ पे कमीशन किया गया INS अरावली, गुरुग्राम में कमीशन किया गया। ठीक है, आप लोग ये बताओ गुरुग्राम में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है। ओके ओके, साइंड एन एग्रीमेंट टू सेंड इमिग्रेंट्स नाउरू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो लोग हैं ना, जो मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, अब उनको ये वापस भेज रहा है नौरू में, और उसके लिए पैसे भी देगा। ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यूके ने ऐसा कदम उठाया हुआ था। ठीक है, यूके ने जो उठाया था उसका नाम क्या था, मुझे इतना ऐसा लग रहा था, यूके प्लान फॉर रवांडा रिफ्यूजी सेंडिंग। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था उस समय, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था, अभी तक यूपीएससी में पूछा नहीं गया है। वो था कि यूके का रवांडा प्लान। रवांडा प्लान क्या है कि यूके में जो असाइलम सीकर्स आते हैं, बोलते हैं कि हमको जो है अपने देश में रहने दो, तो यूके क्या कर रहा है, हम बोल रहा है कि हम तुम्हारी व्यवस्था दूसरी जगह कर दे रहे हैं, तो यूके रवांडा में इनकी व्यवस्था कर दे रहा है, इसके लिए वो रवांडा को पे भी करेगा, समझ रहे हो। तो ये था, तो उसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, नौरू को पे करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, अनुतिन चरण विराकुल। तो अनुतिन जी जो हैं वो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपने नोट्स में इसको लिख डालना सारा। देन डिफेंस डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट ऑफ वार किसने नाम रखा, यूनाइटेड स्टेट्स ने नाम रखा। नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है, सुशीला कार्की, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
और वो पहली फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं इस सुप्रीम कोर्ट की वहाँ के, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगा हमको कि ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली एआई जनरेटेड मिनिस्टर को जो है करप्शन के केसेस को टैकल करने के लिए रखा। तो आंसर क्या है? अल्बानिया, ठीक है। और जो मिनिस्टर है उनका नाम है डीला। डीला, डीला का मतलब सन। देन विच सिटी टॉप द आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स? आईएमडी के स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जूरिक ने टॉप किया, ठीक है। ओके, देन इंडिया की तरफ से दिल्ली ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। ओके, चलो। यूएस ओपन मैन सिंगल कार्लोस अल्करेज, कार्लोस अल्करेज ने यूएस ओपन जो है जीता है। ओके, ये जापड़, जापड़ वाली जो एक्सरसाइज है ना, रशिया एंड बेलारूस कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम जापड़ दैट इन्वॉल्व्स ड्रिल्स इन बोथ कंट्रीज बाल्टिक बेरेंट्स। ओके ओके, तो ये जापड़ जो नाम की एक्सरसाइज है वो रशिया ने किसके साथ कंडक्ट करी? बेलारूस के साथ कंडक्ट करी। साइंस में देखो क्या है, इसे हमारा लाइसेंस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एड फाल्सी वैक्स टू 5 कंपनीज। ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं कि एड फाल्सी वैक्स नाम की जो वैक्सीन है वो मलेरिया वैक्सीन है। और ठीक, बस इसमें यह याद रखो कि मलेरिया एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जिसको अपन को पता होना चाहिए। तो एड फाल्सी वैक्स नाम की जो है वैक्सीन, उसको जो है कंपनीज़ को अलाउ कर दिया गया। एड फाल्सी वैक्स इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियस रिकॉम्बिनेंट शिमेरिक मलेरिया वैक्सीन। ओके, ठीक है, नाम याद रखना है बस, एड फाल्सी वैक्स। ओके, इसका कुछ साइंटिफिक नाम है क्या ये? एड फाल्सी वैक्स, SSLV। अब जैसे ये चीज़ जो है मेंस की है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो SSLV है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज का व्हीकल है, ठीक है। ये पता हो गया आपको? ओके, अब इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज का व्हीकल है, ठीक है। यूपीएससी में कई दफ़ा ये पूछा जाता है कि PSLV के बारे में कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और PSLV में क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक जो है पेलोड लेकर जा रहा था जो कि प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुआ, सेटबैक हो गया पूरा, इसरो का एक फेल्योर हो गया बेसिकली, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो PSLV है ना, ये 4 स्टेज का व्हीकल होता है। जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड फ्यूल पे काम करती है, सेकंड स्टेज लिक्विड फ्यूल पे काम करती है, और थर्ड स्टेज जो सॉलिड फ्यूल पे काम करती है, फोर्थ स्टेज लिक्विड पे काम करती है। बेसिकली बस इतना पता होना चाहिए कि 4 स्टेज का व्हीकल होता है ये, ठीक है। एक बार आप देख भी लो, ये चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, PSLV द फर्स्ट स्टेज यूजेज अ सॉलिड प्रोपेलेंट एज अ फ्यूल। सेकेंड स्टेज इन PSLV इन्वॉल्व्स द फेमस इंडिजिनियस डेवलप्ड विकास इंजन एंड अ लिक्विड फ्यूल। तो बस ये 2 चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, इंपॉर्टेंट थी। अब आप न्यूज़ इस तरीके से पढ़ा करो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है अपने पास रख भी लिया करो। ये DRDO ने एक मिसाइल डेवलप करी जिसका नाम है स्टार मिसाइल। तो DRDO की स्टार मिसाइल का मतलब क्या है? सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल इज एन इंडिजिनियस डेवलप्ड सुपरसोनिक टारगेट सिस्टम विद स्पीड्स एक्सीडिंग मैक 2.5। ओके, तो बस ये है कि इंडिजिनाइजेशन वाले टॉपिक पे आप लिख सकते हो इसको। और बस ये भी याद रखो कि स्टार मिसाइल किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है। मैं पेपर बनाता अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता। इसमें क्या लिखा हुआ है? ELM के बारे में। जैसे वो LLM तो सब लोग सुन रहे हैं इस समय और सबको पता भी है। तो LLM मतलब सुपरिटेंडेंट लेवल तक मैं पूछ सकता था उसमें, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी वाले पेपर में पूछता कि एक्सट्रीम लर्निंग मशीन क्या होता है, ELM क्या होता है। तो ELM की खासियत ये होती है कि एक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ये सारा जो है न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है LLM। ये कंसिस्टिंग ओनली हिडन लेयर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स, ठीक है। तो ये हिडन लेयर पे काम करता है ELM, एक्सट्रीम लर्निंग मशीन, ठीक है। इतना बस कीवर्ड था जानने की ज़रूरत थी जिसको। देखो, मेंस में आपके जो है ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। मेंस में आपके आएगा आदित्य L1 क्या होता है, उसी पे आना चाहिए फिलहाल तो, ठीक है। पिछली बार चंद्रमा के ऊपर पूछ लिया, इस बार सूर्य के ऊपर पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चूंकि ये प्रत्यूष काफ़ी फेमस है, इसको एक बार जानना चाहिए। तो प्रत्यूष क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पेलोड क्रिएट किया है, एक मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसका नाम है प्रत्यूष। प्रत्यूष का मतलब हो गया प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल्स फ्रॉम हाइड्रोजन। तो इसके माध्यम से, प्रत्यूष के माध्यम से हम लोग फार साइड मिशन में जो है काम आएगा। रेडियो क्वाइट प्लेस इन द इनर सोलर सिस्टम, ऐसी जगह पर जहाँ पर रेडियो सिग्नल भी जो है बहुत मुश्किल से सुनाई पड़े या दिखाई पड़े, ठीक है। वहाँ पर उसको प्रोब करने के लिए हम लोगों ने प्रत्यूष बनाया है। फ्री फ्रॉम अर्थ इंटरफेरेंस एंड आयोनिक डिस्टॉर्शन, जहाँ पर अर्थ के द्वारा जो भी
इंटरेक्शन होता है ना वेव्स का, रेडियो वेव्स का, वो भी वहाँ पर ना हो, इस तरीके का। बस इतना ही याद रखना है कि प्रत्यूष जो है बनाया गया रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, ताकि हम लोग फार साइड ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स लूनार ऑर्बिट, फार साइड को प्रोब कर सकें। बस इसके माध्यम से बस मैं इतना बताना चाहता था कि पिछली बार चंद्रयान पूछा गया था, इस बार हो सकता है आदित्य एल1 आपके मेंस के पेपर में पूछा जाए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एड फाल्सी वैक्स, आईसीएमआर ने इंडियन कंपनीज को उसका जो है वो दे दिया बेसिकली, कि आप जो है बना सकते हो वैक्सीन, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टाइप का था वो किससे रिलेटेड था, मलेरिया से रिलेटेड। लेकिन रिसेंटली रशिया एक न्यूज़ में था काफ़ी, किस लिए था कि रशिया ने कैंसर को जो है ट्रीट करने की वैक्सीन बना ली थी, ठीक है। अब चूंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पहले वीडियो में कि कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, उसका आंसर क्या है, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, 9 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। ओके, चलो देन रशिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है कैंसर से फाइट करने के लिए, एंटेरोमिक्स नाम है उसका, और एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो कौन से टेक्नोलॉजी पे, एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और एंटेरोमिक्स उसका नाम है, ठीक है। इतना काफ़ी है। ये बस मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, आपके पेपर में शायद ना आए, लेकिन आर ओ के पेपर में आया था क्वेश्चन कि एक पार्सेक होता क्या है। तो पार्सेक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड। एक आर्क सेकेंड का जो है पैरेलैक्स क्रिएट करता है। पैरेलैक्स क्या होता है, जब दो आंखों से किसी एक सेम ऑब्जेक्ट को देखते हो आप, मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो है इस एंगल में दिखाई पड़ता है, इस एंगल में यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होता है, और एक आंख यहाँ से रे जाती है, एक आंख यहाँ से रे जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आर्क इसको कहा जाता है, आर्क सेकेंड की दूरी। शायद से ये भी हो सकती है, बट मुझे मुझे तो यही लग रहा, आर्क सेकेंड, आर्क क्योंकि साइड का ही होता है। चलो खैर उतना कंफ्यूज नहीं हो, बस इतना समझो कि जो पार्सेक है ना, एक डिस्टेंस की यूनिट है एट विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड, द डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली दिस मच। तो इतना ही बताना था कि ये चीज़ जो है आर ओ में पूछी गई थी। फिर ये अगला पॉइंट निकल के आता है, एपीके का मतलब क्या होता है, बहुत चर्चा में रहता है एपीके। तो एपीके फाइल क्या होती है, एंड्रॉयड पैकेज किट इसका फुल फॉर्म होता है। बस इतना ही फ़िलहाल तो पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आपकी जो है आ जाती है इकोनॉमिक न्यूज़ आ जाती है, और इकोनॉमिक न्यूज़ में हमारे इस्तेमाल की कौन सी चीज़ है, ये अपेड़ा का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है भारती। वो किससे रिलेटेड है, वो टू बूस्ट एग्री फूड एक्सपोर्ट्स, एग्री फूड एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए अपेड़ा ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है भारती, ठीक है। भारती का फुल फॉर्म क्या हुआ, भारती विच स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक, भारत हब फॉर एग्रीटेक, रिजीलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ऐसी चीज़ें लर्न नहीं कर पाते हैं हम लोग डायरेक्टली, लेकिन मेंस में काम आती हैं ऐसी चीज़ें कि एक्सपोर्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जो उसको सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है ना, वो 4.1%, 3.9%, 4.3% इसी के आसपास रहता है। मैंने कभी आज तक जो है 4.5 नहीं देखा, समझ लो, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम से नहीं देखा मैंने। तो उसको मैं कैसे बढ़ाएंगे, जब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्री एक्सपोर्ट, तभी फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। उसको बढ़ाने के लिए तमाम लोग प्रयास करते हैं, उसमें से एक प्रयास है ये भारती। कौन लेकर आया है इसको, अपेड़ा लेकर आया है। भारती फुल फॉर्म क्या हो गया, भारत हब फॉर एग्री टेक, रिजीलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है। देन क्रिटिकल मिनरल, इसको अपन जो है एक बार बजट करेंगे तो वहाँ से जो है ये चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। बजट में कौन कौन से नई नई चीज़ें मेंशन है, तो क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन स्कीम विल हैव टेन्योर 6 ईयर। अब देखो ये इतना इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है वो कब से कब तक के लिए चलाया जा रहा है। स्कीम विल हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स फ्रॉम FY26 FY31। एक सेकेंड रुकिएगा, ये रोका मैंने इसलिए था कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो ड्यूरेशन है ना, वो अपन ने मान लो नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग पल्स वाला ड्यूरेशन याद कर लेंगे, क्योंकि धन धान्य जो मिशन सरकार ने चलाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, और उसका भी ड्यूरेशन सेम है। तो 2025-26 यानी FY26 से लेकर के FY31 ये ड्यूरेशन पल्स मिशन का भी है और क्रिटिकल मिशन का भी है, ठीक है। इस तरीके से जो रिलेट करके हम दोनों चीज़ों को याद कर लेंगे। देन इंडिया सिल्वर इकनॉमी, ये भी मेंस का टॉपिक है। सिल्वर इकनॉमी क्या है, जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पॉपुलेशन है ना, उनकी नीड्स को कैपिटलाइज करना, बेसिकली वो सिल्वर इकनॉमी के अंतर्गत आ जाता है। सिल्वर सुनामी क्या हुआ, सिल्वर सुनामी का मतलब हो गया कि
एल्डरली पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो सिल्वर सुनामी कहा जाएगा उसको। एक पेपर में आया था यूपीएससी में, विंटर डेमोग्राफी, एल्डर टेक टेक्नोलॉजी, एल्डरली केयर, 80 की जनरेशन, 80 जनरेशन एनुअली, लार्ज शिप्स गेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाला टॉपिक आया कि इंडिया का लिटरेसी रेट अप फ्रॉम 74% टू 80.9%। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसी न किसी पेपर में इसको पूछना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ है ये। अगर इस पूरे वीडियो से, नवंबर के पूरे करंट अफेयर से एक क्वेश्चन भी आ गया ना, ये वाला कोई भी आ जाए, तो मतलब मेहनत साकार है। ठीक है, India's literacy rate up from 74% to 80.9% in 13 years. तो दिस इज दैट इन थैंक्स टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान। ये जो उल्लास जो अभियान है, वो वाला अभियान है जिसके अंतर्गत हम लोग ये जो है स्टेट्स को सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपका स्टेट 100% लिटरेट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब हम 100% कहते हैं तो वो एक्चुअली में वो 95% उसका आंसर है। ठीक है, एक चीज़ ये भी किसी पेपर में पूछा गया था, नाबार्ड में आया था ये। देन अब मैंने यहीं पर क्या किया, मैंने बाकी चीज़ें कुछ ऐड कर दी हैं। ये जो उल्लास वाला ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये 2022 से शुरू किया गया है और इसमें 15 वर्ष से ऊपर के जो है लोग जोड़े गए हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें बच्चों को नहीं जोड़ा गया है कि 7 वर्ष से अधिक के बच्चों को जोड़ लिया गया, नहीं, 15 वर्ष से अधिक के लोगों को जोड़ा गया। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी याद कर लो कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। देन समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू किया गया। ठीक है, शिक्षा संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब इसी जगह पढ़ लो। देन एक इम्पॉर्टेंट सरकार का प्रोग्राम है, उसका नाम है निपुण भारत। निपुण भारत 2021 में शुरू किया गया और ये 3 साल से लेकर के 9 साल के बच्चों के लिए है। FLN का मतलब हो गया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल किड्स बाय ग्रेड 3। ठीक है, बस इतना समझो कि निपुण भारत 2021 3 से 9 वर्ष की उम्र तक। ये जो परख है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परख जो है सरकार का एक इनिशिएटिव है जो 2023 में सरकार लेकर आई है। मैंने और भी चीज़ें इसमें कंपाइल कर दी, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, परख, परख का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देन सरकार का एक दूसरा इनिशिएटिव दीक्षा 2017 में, स्वयं 2017 में, स्वयं प्रभा 2017 में, NDL डिजिटल 2016 में, ई पाठशाला NCERT का एक प्रोग्राम है। देन विद्यादान 2020 में शुरू किया गया, PM ई विद्या। ये सब चीज़ें थोड़ा सा जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें इन्होंने ये बताया कि हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम 4th स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, ज्वाइनिंग त्रिपुरा, मिजोरम एंड गोवा। त्रिपुरा पहला था, मिजोरम, फिर उसके बाद गोवा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। लेकिन यूटी की कैटेगरी में लद्दाख जो है पहला यूटी बना है जो फुल्ली लिटरेट जो है माना गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टचेस लो ऑफ 25 डाउन फ्रॉम 14 2013। देखो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की गई कि हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 25 पहुँच गया है, बहुत सालों में लगे हैं। 40 था 2013 में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एमएमआर हमारा 88 पहुंचा है, किस पीरियड के लिए, 2021 से 23 के पीरियड के लिए। किसके हिसाब से, SRS के हिसाब से, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, देन बर्थ रेट, चाइना टू लॉन्च के वीज़ा फॉर ग्लोबल टैलेंट। अभी बीते दिनों में क्या हो रहा था कि इंडिया के का जो वर्किंग पॉपुलेशन जो US शिफ्ट होती है उसको कर्ब करने के लिए वो लोग तमाम सारी पेनल्टी लगा रहे थे। बेसिकली $1 लाख मांग रहे थे कि कोई नया वीज़ा हम तभी जो अप्रूव करेंगे जब $1 लाख वो कंपनी जमा कराएगी। तो उसी दौरान चाइना ने लॉन्च किया था के वीज़ा, आपके ऑप्शन में आएगा सी वीज़ा। ठीक है, तो चाइना ने लॉन्च किया था के वीज़ा फॉर ग्लोबल टैलेंट एज US लैब्स दिस दैट। ओके, देन ट्रेडमार्क एग्रीमेंट टू कर्ब बिलियंस इन ओवर फिशिंग सब्सिडीज कम्स इनटू फोर्स, WTO। देखो WTO के बारे में थोड़ा सा बस जान लो कि WTO जो है 1995 में बनाई गई थी और देन ये सक्सेसर बॉडी है गैट की, GATT इसकी सक्सेसर बॉडी है, और गैट 1947 में बनाया गया था। आफ्टर उरुग्वे राउंड, हेडक्वार्टर जेनेवा, 164 मेंबर, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। WTO की फाउंडिंग मेंबर इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। ओके, जेनेवा जेनेवा।
कहीं पे मैंने ओईसीडी देखा होगा, इसलिए मैंने ओईसीडी लिखा हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में भी जान लो। ओईसीडी जो है उसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये सक्सेसर बॉडी है ओईईसी। इसको मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सक्सेसर शब्द इस्तेमाल किया गया है। सक्सेसर शब्द जो है डब्ल्यूटीओ में इस्तेमाल किया गया था क्योंकि गैट का सक्सेसर है डब्ल्यूटीओ। उसी प्रकार ओईसीडी जो है वो ओईईसी का सक्सेसर है। ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस एक आइडिया रिलेट करने के लिए कि ओईसीडी की स्थापना 1961 में हुई। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है। देन इसमें 38 मेंबर है। इंडिया की पार्टनर है, इंडिया मेंबर नहीं है इसका। अच्छा हाँ, इसको मैंने इसलिए लिखा था कि इजराइल एंड इंडिया साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी, जिसको कहा जाता है बीआईटी। ठीक है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी, एफटीए। ओके। कल मैं आरबीआई का एक रिसेंट में वीडियो डाला हूँ, उसमें जो भैया ने पेपर बनाया था ना, उसमें क्वेश्चन था कि इंडिया एफटीएस बहुत साइन कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये वाली जो जानकारी है यूज़फुल होती है, अगर मेरे को दिमाग में रहती कि इंडिया ने इसराइल के साथ बीआईटी साइन करी है। बीआईटी एफटीए तो होता नहीं है, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो ये चीज़ मैं वहाँ मेंशन कर देता तो मुझे एक नंबर मिल जाता। खैर कोई बात नहीं। हायर एक्ट प्रेजेंटेड इन द यूएस, हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन। अब देखो ये वो वाला एक्ट है, हाल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। हायर एक्ट नाम रखा है इसको। ये मोदी मीट जापानीज गवर्नर। ओके। 5 पॉइंट एक्शन प्लान। अब ये तमाम सारे 5 पॉइंट एक्शन प्लान आते रहते हैं। ये सारे काम के नहीं होते, लेकिन एक बार रट लोगे तो कहीं दूसरी दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट, जॉर्ज को इनाग्रेटेड मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट ऑन अगस्त। मत्स्य शक्ति इज जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड आईकार। वाओ, ये मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है, फिशरीज से रिलेटेड है। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और आईकार ने इम्प्लीमेंट किया है। वेरी यूनिक। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होना चाहिए था यहाँ पर। आईकार सिम्फ्री, आईकार सिम्फ्री प्रोजेक्ट कम्स अंडर द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। पीएम विकास एक योजना है, ये उस योजना के अंतर्गत मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। अब पीएम विकास योजना क्या है? अब मैंने देखो पीएम विकास योजना के बारे में बता दिया है आपको, इसमें से आप समझ लेना कि पीएम विकास योजना जो है 2024 में इंट्रोड्यूस की गई। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो, चार्ज तो हो जा भाई, पता नहीं चार्ज हो रहा कि नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना 2024 में लॉन्च की गई। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और ये सेक्टर स्कीम है। सेक्टर और स्पॉन्सर्ड स्कीम में अंतर ये होता है, जो सेक्टर स्कीम होती है गवर्नमेंट उसका पूरा खर्चा वहन करती है। अभी लेटेस्ट चेंजेस में बताऊं मैं आपको, मनरेगा स्कीम जो है उसको हटा करके एक दूसरी स्कीम लेकर आए और वो बन गई है कैसी, स्पॉन्सर्ड स्कीम बन गई। पहले वो उसका एक बड़ा हिस्सा सेक्टर स्कीम की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब वो स्पॉन्सर्ड स्कीम बन गई है। वापस आओ यहाँ पर, पीएम विकास जो 2024 में आई, ये एक सेक्टर स्कीम है। कंबाइंस 5 अर्लियर स्कीम है, पहले की 5 स्कीम्स को जो कंबाइन कर देती है। कौन कौन सी स्कीमें थी वो? सीखो और कमाओ, उस्ताद नाम की एक स्कीम थी, हमारी धरोहर एक स्कीम थी, नई रोशनी और नई मंजिल। इन सभी स्कीम्स को कंबाइन कर करके हमने एक नई स्कीम लॉन्च करी, जिसका नाम है पीएम विकास। ओके। और उसी के अंतर्गत ये जो है मत्स्य शक्ति को लॉन्च किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, हाँ ये वाला अभियान जो है ये धार में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और ये पेपर में आया था। परिवार अभियान सितंबर 17 कोइंसाइडिंग विद दिस बर्थडे फ्रॉम धार, अपने बर्थडे पे जो है इन्होंने लॉन्च करी थी। ठीक है। अंगीकार कैंपेन क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अंगीकार इज एन आउटरीच कैंपेन विद एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन टू क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द स्कीम। ओके, बेसिकली मेंस में इस्तेमाल करने लायक चीज़ है ये कि अंगीकार कैंपेन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? एक आउटरीच कैंपेन है ये। हम लोग अवेयरनेस शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे किसी चीज़ को लेकर के, नहीं, उसके साथ कुछ और नया वर्ड सीख लो, आउटरीच करना। आउटरीच में एग्जाम्पल किसका दोगे? अंगीकार कैंपेन का एग्जाम्पल दोगे, मेंस के लिए बेसिकली। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आरबीआई वगैरह में आते हैं, फाइनेंस वगैरह में। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी पेपर कर लोगे, मुझे ऐसा मेरा मानना है। स्टेक होल्डर अबाउट क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, ये जो स्कीम है ना CRG FTLIH, ये तो ये 2012 में स्कीम आई थी और ये महुआ मंत्रालय आया था। महुआ मंत्रालय कौन है? अर्बन अफेयर्स, अर्बन मिनिस्ट्री। ठीक है। और NHB इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है।
देन 1988 स्टैच्यूटरी। अब एनएचबी के बारे में, एनएचबी क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक है एनएचबी, ठीक है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये स्टैच्यूटरी बैंक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ओनर इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल करती है। क्यों ऐसा मैंने लिखा है? क्योंकि इससे पहले जो है आरबीआई इसको जो है कंट्रोल करता था। 2019 में रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन ट्रांसफर्ड टू आरबीआई। ओके, नहीं तो 2019 में इसको जो है आरबीआई इसको जो है कंट्रोल कर रही है। पहले वैसे इसका ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि एनएचबी को जो रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई उसका आंसर है। 19 में रेगुलेशन ट्रांसफर टू आरबीआई, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो अपन को याद होनी चाहिए, कई दफ़ा काम आ जाती। नाबार्ड की स्थापना 82 में, सिडबी की स्थापना 1990 में। नाबार्ड नाबार्ड, ठीक। अब कोई पूछे नाबार्ड कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से स्थापना हुई थी, तो अगर पता है तो बता दो। इंस्ट्रक्शन। अब देखो ये वो योजना है, ये इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। पीएम स्वनिधि एक इंपॉर्टेंट योजना है। इसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पीएम स्वनिधि योजना में 10, 20, 50, 30, ओके ओके, लेंडिंग पीरियड हैज़ नाउ बिन 50 लाख, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएफएस 7% रीस्ट्रक्चर। पीएम स्वनिधि में क्या है ना, इस तरीके की व्यवस्था है कि पहली बार कोई लोन लेने आता था तो 10,000 रुपये देते थे, दूसरी बार में 20,000, तीसरी बार में 30,000, नहीं 50,000 लिखा है शायद से ये। चलो छोड़ो इसको, नया वाला देखो, नया वाला आपको याद होना चाहिए। इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया है। पहला इसका लोन जो है 15,000 का कर दिया गया है, दूसरा लोन इसका 25,000 का है, तीसरा लोन इसका 50,000 का। ये किसका है? पीएम स्वनिधि को रीस्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है। चलो, ऐसे बैंक के पेपरों में सब चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके पेपर में शायद ना पूछा जाए। इंडिया इम्प्रूव रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी किसी ने कोट किया था, किसने कोट किया था याद नहीं आ रहा मुझे। मैं पीआईबी पढ़ रहा था, वहाँ पर किसी ने कोट किया था इसको, तो ठीक है। जो इंडिया की जो इनोवेशन रैंक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग है हमारी, वो 38th है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पीस इंडेक्स पढ़ा था, 115 रैंक थी, आईईपी पब्लिश करता है उसको। और इनोवेशन इंडेक्स में हमारी 38th रैंक है। चलो, स्विट्जरलैंड इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, फॉलोड बाय स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, चलो, स्विट्जरलैंड टॉप किया है। नारी रिपोर्ट, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैंने इसकी वेबसाइट पे गया, उन्होंने रिपोर्ट अपलोड ही नहीं करी है, इतने पाजी लोग हैं। तो नारी रिपोर्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलता हूँ, ये एनसीडब्ल्यू ने लॉन्च करी है, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। अब देखो, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जब पढ़ोगे तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? आपको अपना लक्ष्मीकांत वाला बुक खोलना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि एनसीडब्ल्यू की जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस से पूछ लेते हैं एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन कौन थी, इस ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं नारी रिपोर्ट पे। नेशनल सेफ्टी स्कोर पैक्ड एट 65, तो पूरे देश का जो नेशनल वीमेन सेफ्टी स्कोर है वो 65 है। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कौन से राज्य को जो है वो दिया गया, मतलब कौन सा राज्य सबसे वीमेन सेफ है, तो उसका आंसर है कोहिमा। कोहिमा जो स्टेट कैपिटल है, दैट इज़ द मोस्ट वीमेन सेफ। इसी में तो है आगे, यहाँ पे तो है, चलो अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। सेफेस्ट सिटीज़ की कैटेगरी में कोहिमा ने टॉप किया है, और लीस्ट सेफ की कैटेगरी में पटना ने टॉप किया है नीचे से। पटना, जयपुर, फरीदाबाद। जयपुर तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर तो वीमेन सेफ्टी इंश्योर ही करना चाहिए बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं। नेशनल स्कोर 65 है, पटना ने नीचे से टॉप किया है, कोहिमा ने ऊपर से टॉप किया है। ओके, ट्रस्ट इन अथॉरिटीज़, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स में क्या है, 1/4 वीमेन यानी 1/4, 25% लोगों ने ही थोड़ा सा ट्रस्ट एक्सप्रेस किया, अदरवाइज एवरीबडी इज फीलिंग अनसेफ। रेयर पालास कैट साइटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, देन लीस्ट कंसर्न न्यू नॉर्म्स फॉर द क्रेडिट नोटिफाइड जनरेटर ट्री प्लांटेशन अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ओके ओके, क्रेडिट जनरेटर फॉर ट्री प्लांटेशन द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देन ठीक है, ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, ये इन दिनों चर्चा में आएगा, धीरे धीरे और चर्चा में आएगा। हम एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, कैसे रिड्यूस करोगे? हम उन लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं जो लोग नए पेड़ लगा रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है कि जो पेड़ लेकर जाओगे, पंचायत से पेड़ मिलते हैं, आपको भी चाहिए होगा तो आप भी ले लेना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन मिलता है।
तो वहाँ से पेड़ लेकर आओ, उसको 5 साल तक उसकी रक्षा करो। तो आफ्टर 5 साल अगर उस पेड़ की जो कैनोपी 40% रहेगी, तो ये लोग आपको जो है कुछ पैसा देते हैं डॉलर में। मोर ऑफ द ग्रीन क्रेडिट्स एंड द न्यू नोटिफिकेशन ट्रेडेबल, क्या बोल रहा है? ओके, तो अब देखो, जब कभी आरबीआई वगैरह पेपर दोगे, यूपीएससी वगैरह पेपर, तो उस जगह ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कि ग्रीन क्रेडिट्स जो हैं ये नॉन ट्रेडेबल हैं, नॉन ट्रांसफरेबल है एक्सेप्ट बिटवीन होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये चीज़ है, हो गई। इंट्रोड्यूस वेरिफिकेशन सिस्टम, जीसीपी, वॉलंटरी एक्शंस, ओके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन नवंबर, ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दुबई टू प्रमोट वॉलंटरी एक्शंस, 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऐसे सन एक दो याद हो जाते हैं तो काम बन जाता है, काफ़ी क्रोनोलॉजी याद हो जाती है फिर। गैप्स इन, ठीक है। मेन फीचर्स है एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स, EADA हटाओ इसको। 30 ये IMO के बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इसको देख लो कि IMO क्या है। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने पिछले पढ़ा था एक जगह पे। तो उसकी खासियत क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन में। और हर 2 साल बाद मिलती है। इसका परमानेंट सचिवालय है। 1948 में इसकी स्थापना की गई। देन एंटर्ड इनटू फोर्स 1958, देखो 10 साल लग गया इसको फोर्स में लगने में। देन इसमें और इसमें क्या अंतर है? 1948 IMO नेम गिवन, हाँ ठीक है। इसको हमें ये कन्फ्यूज़न हो गई कि यार 1982 नाम कहाँ से आ जा रहा है। एक्चुअली जब इसको बनाया गया था तब इसका नाम कुछ दूसरा था। इसका नाम IMO पड़ा था 1982 में। ठीक है, वैसे खैर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब पेपर में नहीं आएगा। अब बस यही होता है कि मैं भटक जाता हूँ, मैं मेंस की तरफ चला जाता हूँ। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी, BBNJ इसका नाम है। इसका नाम है हाई सीज ट्रीटी, आल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ कहा जाता है इसको। और इसकी खासियत क्या है पता? क्योंकि ये बाइंडिंग इन नेचर है। जो भी इसको साइन करेगा वो बाउंड हो जाएगा उसके नियमों से। कंस्ट्रक्शन एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स। अब परिवेश पोर्टल के बारे में जान लो। परिवेश पोर्टल एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जब चाहिए होते हैं लोगों को, तो परिवेश पोर्टल पे जो है जाकर के लॉगिन करते हैं। इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च इन असम के वी फाउंडेशन इंडिया। ये भी थोड़ा यूज़फुल है क्योंकि वल्चर जो है, वल्चर देखो एक बहुत फेमस फिनोमेना है। डिक्लोफिनैक एक दवा थी जिसकी वजह से वल्चर्स की डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा वल्चर्स की। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ उसी से रिलेटेड समझो आप कि इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया? असम की सरकार ने लॉन्च किया। इसका नाम है वल्चर नेटवर्क। ठीक है, ओके। गंगोत्री ग्लेशियर्स लॉस्ट 10% स्नो मेल्ट इन लास्ट 4 डिकेड्स। ये सब मेन से रिलेटेड मैटर है इसमें। इंडिया। अब इस जगह मैं दूसरी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि एक ग्लेशियर, उसका नाम याला, याला नाम है शायद से उसका, याला 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 ग्लेशियर है जो कि डेथ घोषित किया गया है। आपको बताना है कि वो नेपाल का है कि भूटान का है, अक्सर कन्फ्यूजन वहीं पे होती। ये वर्ल्ड बम्बू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सितंबर 18 को। ठीक है, ये अनकन्वेंशनल चीज़ें कभी दिमाग में रट जाती है तो काम आ जाती है। जैसे मेरे को एक बार याद हो गया था कि वर्ल्ड हैंडलूम सॉरी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? उसका आंसर था 7 तारीख था। अब अप्रैल था कि क्या था नहीं याद आ रहा मुझे, यूपीएससी में आ गया था, काम बन गया था मेरा। तो बम्बू डे कब मनाया जाता है? 18 तारीख को, 18 सितंबर। ओके। देन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस, मणिपुर जू इनिशिएटिव फॉर सक्सेसफुल एशियन जायंट टॉर्टोइज कंजर्वेशन ब्रीडिंग। मणिपुर जू इनिशिएट्स फर्स्ट सक्सेसफुल एशियन जायंट टर्टाइज कंजर्वेशन ब्रीडिंग। एशिया का जो है एशियन जायंट टर्टाइज कंजर्वेशन, ठीक है, कछुओं का जो है ब्रीडिंग सेंटर जो है खोला गया है मणिपुर जू में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले पेपर में क्या आया था? पांडा के ऊपर आया था शायद से, कोई नहीं नहीं, रेड पांडा के ऊपर, नहीं नहीं, गैंडा के ऊपर आया था। देन उसके बाद ये आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने मैगज़ीन का जो बेसिक रीड करने वाला पोर्शन था वो हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी होंगी, लेकिन मुझे लगता है जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उतने से भी हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि कुछ तो फ़ायदा हो सकता है। देखो, इन चीज़ों को इस नज़र से देखा करो कि अगर तुमने 2 घंटे खर्च किए, अगर 2 घंटे खर्च करके एक क्वेश्चन भी कर लोगे ना इस पूरे वीडियो से, तो समझ लो कि मेहनत साकार है। ठीक है, बाकी गारंटी तो नहीं है बट प्रयास प्रयास ही है। ठीक है, तो वीडियो रखते हैं और
बाकी यही मैं कहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और ये जो वीडियोज़ हैं इनको देख लो, या तो खुद ही से पढ़ लो। मैं तो रिकमेंड करूँगा खुद से पढ़ लो, लेकिन खुद से पढ़ोगे ना, वीडियो बनाने मुझे 2 घंटा लग जा रहा, तो तुम खुद से रीड करोगे तो 15 घंटा से कम नहीं लगेगा, ठीक है? बट फिर भी चलो वीडियो रखता हूँ, ठीक है? बाय बाय, मिलता हूँ बाद में।